दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस महत्वपूर्ण अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, खेती किसानी में हम तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, तमाम वो कृषि क्रियाएं करते हैं जिनके द्वारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। लेकिन इसके साथ ही तत्वों की यदि बात की जाए, जो मिट्टी होती है उसके पोषक तत्वों को यदि देखा जाए तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो आज का हमारा जो विषय है वो यही है, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। इस विषय पर आज हम गहन चर्चा करेंगे। हमारे साथ में विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर सविता कुमारी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र देवास में पदस्थ है कृषि वैज्ञानिक के तौर पर। सविता जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, पोषक तत्व प्रबंधन की जहाँ तक बात की जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेत का स्वभाव समझें, अपने खेत की मिट्टी का स्वभाव समझें और साथ ही साथ जो फसलें हम लेना चाहते हैं उन फसलों की स्थिति को समझें। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहिब आपसे यही जानना चाहेंगे कि पोषक तत्व प्रबंधन क्या है और पौधों के लिए ये क्यों ज़रूरी हो जाता है? जी, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में ये एक ऐसी विद्या है, इसमें हम जो रासायनिक उर्वरक हैं उसके साथ साथ जो हमारी कार्बनिक खादें हैं और जैविक खादें हैं उनका हमें इसमें समन्वय और समावेश स्थापित करना होता है। उसके साथ साथ जो हमारी मृदा है उसमें कार्बनिक अंश को भी बढ़ाना रहता है और जो हमारी पुरानी फसल रहती है उसके अवशेष भी हमें अपनी मिट्टी में वापस देने होते हैं, जिससे जो हमारी कृषि है उसमें सभी पोषक तत्वों का एक समन्वय स्थापित होता है। बिल्कुल, यानी कि जो हम ले रहे हैं उसके स्थान पर हमें कुछ देना भी बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर सविता जी, आपने बताया कि जो पोषक तत्व प्रबंधन का खास जो है महत्व जो है वो ये होता है। यदि हम पौधों की बात की जाए तो पौधों के लिए पोषक तत्वों का क्या महत्व होता है? बिल्कुल, पोषक तत्व जैसे हम मानव को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो हमारी फसलें हैं, जो हमारे पौधे हैं, उनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें अभी तक अगर वैज्ञानिकों ने जो सुझाए हैं 17 पोषक तत्वों की अनुशंसा की है कि 17 पोषक तत्व हमारी फसल के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें 3 तत्व ऐसे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हमारी फसल हवा पानी से ले लेती है। उसके अलावा जो 14 तत्व बचते हैं वो मुख्यतः हमारी जो फसल है वो मिट्टी से ग्रहण करती है, जिनमें हमारे 3 प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और द्वितीय मुख्य पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और उसके अलावा 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसमें हम जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरान, ये कॉपर, क्लोरीन, निकेल, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी भी हमारी फसल को आवश्यकता होती है और इनका समावेश हमारी खेती में बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जो 17 पोषक तत्व होते हैं उनमें से जो है 8 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और इनका आपस में समन्वय ही पोषक तत्व प्रबंधन कहलाता है। अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। यदि पोषक तत्वों का हमें प्रबंधन करना है तो किस तरह से जो है उर्वरकों का जो है हमें उपयोग करना पड़ेगा? जी, और इसमें आप ये भी बताएं कि किस फसल के लिए किस तरह का प्रबंधन हमें करना पड़ेगा? जी, हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे जो आज की स्थिति में हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जैसे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देसी खादों को भूल जाते हैं। देसी खादों का समावेश हम खेती में नहीं करते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि रासायनिक उर्वरकों का एक तो हमें संतुलित प्रयोग करना है खेती में, और उसके साथ साथ जो हमारी देसी खादें हैं, देसी खादें जैसे कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, पोल्ट्री खाद है, ये जो सभी देसी खादें हैं वो भी हमें खेत में अवश्य डालना चाहिए, जिससे हमारी खेती में कार्बनिक द्रव्य की मात्रा बढ़ती है।
उसके साथ साथ हमें जैव उर्वरकों का भी प्रयोग खेती में करना चाहिए। यदि हम दलहनी फसलें करते हैं तो हमें राइजोबियम जीवाणु का प्रयोग खेत में करना चाहिए। गैर दलहनी फसलें करते हैं तो हमें एजेटोबैक्टर जीवाणु का प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस घोलक जीवाणु सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। उसके साथ साथ आजकल जिंक घोलक जीवाणु, सल्फर घोलक जीवाणु, पोटास घोलक जीवाणु भी आ चुके हैं। तो हमारे किसान भाई यदि इनको खेत में अपने समावेश करेंगे तो जो हमारी खेती है उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी होगी, और हमारी जो मिट्टी है उसमें 3 जो गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण, इनका सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तभी हमारी जो खेती है वो, हमारी जो मिट्टी है वो, उसका स्वास्थ्य हम अच्छा रख सकते हैं। बिल्कुल। तो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, ये तीनों जो मिट्टी के गुण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं को जो है सामान्य रूप से बनाए रखने के लिए हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। उर्वरकों की यदि बात की जाए तो इस समय रबी का सीज़न चल रहा है, काफ़ी किसान भाई जो है बोनी करने लग गए हैं। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो यदि पोषक तत्व प्रबंधन की दृष्टि से देखा जाए तो किस किस तरह के उर्वरकों की व्यवस्था करनी होगी? जी, अगर हम देखें जैसे अभी रबी की फसल का समय चल रहा है, हमारे जो किसान भाई हैं वो रबी की फसल, कुछ हमारे किसान भाई लगा चुके हैं, कुछ लगा रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे हमारी गेहूं की फसल एक आती है, तो गेहूं की फसल में हमें जो सही उर्वरक प्रबंधन है, इसमें हमें नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास, तो ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो जिंक है, जिंक का भी हमें समावेश करना चाहिए। और सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगी कि मृदा परीक्षण के बाद ही उर्वरक प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से हम खेती में सही उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं। यदि हमारे किसान भाई मृदा स्वास्थ्य जांच नहीं करा पा रहे हैं और उन्हें बोनी करनी है, तो उसके लिए अगर आप 12-32-16 जो NPK है उससे अगर आप दे रहे हैं तो आप 2 क्विंटल 1 हेक्टेयर में 12-32-16 NPK दे सकते हैं। उसके साथ साथ 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट अपने गेहूं की खेती में अवश्य डालें। और यदि हम चने की बात करते हैं, चने में NPK जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे किसान भाई हैं वो अगर DAP से अगर देते हैं तो इसमें 1 क्विंटल DAP का वो इस्तेमाल अपने खेती में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो किसान भाई हैं उर्वरक का प्रयोग खेत में कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को यही सुझाव देना चाहूँगी कि आप खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं, क्योंकि खेत की मिट्टी के परीक्षण से हमें पता चलता है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों का स्तर क्या है और हमें कौन से तत्व की हमारी मिट्टी में आवश्यकता है, और हमारी फसल के अनुसार हमें कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा खेती में डालना चाहिए, और उसका सही और समन्वित और अगर हम नीतिगत उसमें अपने जो पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग करें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, डॉक्टर सविता जी ने जो बताया है कि इसके लिए आपको पोषक तत्व प्रबंधन सही रूप में करना है तो मिट्टी का परीक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ज़्यादातर किसान भाई ये जानते हैं कि मिट्टी परीक्षण करवाने के लिए क्या करना होता है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। डॉक्टर साहिबा, यदि इस समय रबी की फसल में तो आपने बताया कि इस तरह से अनुमान रखना है। आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो जैविक खादें हैं उनका उपयोग भी हम अगर चाहें तो पोषक तत्व प्रबंधन के तौर पर कर सकते हैं, तो इनका किस तरह से हम समावेश करेंगे? इसके लिए क्या है कि अगर हम जैविक खादें अपने खेत में प्रयोग करते हैं या कार्बनिक खादें खेत में प्रयोग करते हैं, तो इसका सबसे मेन जो फ़ायदा है, एक तो ये हो कि जो उर्वरक आप हमारे जो किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में, चाहे यूरिया के रूप में कर रहे हैं, DAP के रूप में कर रहे हैं या किसी और रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जो किसान भाई यदि कार्बनिक खादों का खेती में प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर जो जीवाणु है, जैसे अगर हम यदि यूरिया डालते हैं तो यूरिया अगर हमारी खेती में नाइट्रोसोमोनास नहीं है तो क्या है कि जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में हमारी फसल को प्रदान करने वाला जीवाणु हमारे खेत में नहीं होगा, तो हम ज़्यादा उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो हमारी जो उर्वरक है उसकी उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हमारी खेती में देशी खादों का समावेश बहुत ही आवश्यक है। और ये क्या है कि जो भी हमारे उर्वरक हम खेती में प्रयोग करते हैं ये अधिक से अधिक हमारी फसल को घुलनशील बना के प्रयोग में लाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों,
समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, चाहे हम रासायनिक उर्वरकों के करें या फिर हम हमारे देसी खादों का उपयोग करके करें। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम चर्चा कर रहे हैं समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की। हमारे साथ में है डॉक्टर सविता कुमारी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र देवास से हमारे बीच में है। सविता जी, पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात करते करते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि अब ज़रूरत पड़ जाती है कि पोषक तत्व प्रबंधन करने से क्या लाभ मिलता है। तो हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से जो लाभ हैं वो इससे हासिल होंगे? जी, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन से हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा। ये बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था कि भौतिक गुण, हमारी जो मिट्टी है उसका भौतिक गुण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जैसे आज कल हम देख रहे हैं कि हमारा जो खेत है दिन ब दिन कठोर होता जा रहा है, क्योंकि उसकी जो भौतिक संरचना है वो कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। उसमें कार्बनिक अंश कम होता जा रहा है, जिसके कारण हमारा खेत दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा है। तो यदि हम देशी खादों का समावेश खेती में करते हैं तो हमारा खेत भुरभुरा होता है, हमारी मिट्टी का जो तापमान है वो संतुलित होता है, मिट्टी का गठन अच्छा होता है, हमारे खेत की मिट्टी में हवा का आवागमन अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी उसमें हवा का आवागमन अच्छा होगा, जल धारण क्षमता अच्छी होगी, तो उसमें हमारी जो फसल जो भी हम लगाएंगे उसका अंकुरण अच्छा होगा, फसल का उत्पादन अच्छा आएगा। तो हमारी जो खेत की भौतिक गुण है वो अच्छा होगा, और हमारे खेत का जब भौतिक गुण अच्छा होगा, कार्बनिक अंश अच्छा होगा, तो स्वतः ही हमारे खेत का जैविक गुण भी अच्छा होगा, क्योंकि जो जीवाणु शक्ति हमारे खेत में है उसके लिए जब हवा का आवागमन होगा, उनको रहने की एक जगह मिलेगी, तो हमारे खेत में जो भी हम उर्वरक प्रयोग करेंगे उनका जो उपयोग क्षमता है वो हमारी फसल उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाएगी। और उसके साथ साथ हमारे जो छोटी जोत वाले जो किसान हैं वो अभी आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे जो उर्वरक हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जो हमारे छोटे किसान हैं वो उतनी कीमत पे उनको नहीं खरीद पाते हैं। तो यदि हमारे किसान भाई देशी खादों का समावेश अपनी खेती में करते हैं, चाहे वो सड़ी गोबर खाद के रूप में करें या वर्मी कंपोस्ट के रूप में करें, तो कहीं ना कहीं जो उर्वरकों की जो उनकी मात्रा है उसको वो कम कर सकते हैं, यानी लागत मूल्य को कम कर सकते हैं और उत्पादन उसमें बढ़ा सकते हैं। यदि हम देसी खादों का प्रयोग खेती में करते हैं तो 18 से 20% तक हम उत्पादन अधिक ले सकते हैं। और इसका एक लाभ ये भी है कि हमारी मृदा उर्वरता बनी रहती है, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उत्तम गुणवत्ता युक्त उत्पाद हम ले सकते हैं और अपना जो पर्यावरण है उसको भी अच्छा और सुरक्षित रख सकते हैं। और हमारे किसान भाई खेती की लागत को कम करके खेती को लाभ का एक धंधा बना सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर सविता कुमारी जी ने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है किसान भाइयों कि खेती की लागत को हम कम करके जो है खेती को लाभ का धंधा हम बना सकते हैं। और बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रदेश के किसान भाई है वो इस ओर अग्रसर है कि जो एक विज़न चल रहा है कि 2022 तक हमें खेती की जो है आय है उसको दुगना करनी है। ज़्यादातर किसान भाइयों ने इस ओर जो है अपना कदम जो है बढ़ा चुके हैं, कई किसान भाइयों ने कमर कस ली है। सविता जी, यदि लागत कम की जाए और आय बढ़ाई जाए तो इसमें जो है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन जो है किस तरह से काम करेगा? समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन से क्या है कि यदि हम लागत कम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया
यदि हमें गेहूं है, गेहूं में अगर हमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, जी। 60 किलोग्राम फास्फोरस देना है, 40 किलोग्राम पोटास देना है, तो इसमें अगर हम उसकी थोड़ी पूर्ति यदि हम 2.5 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट खेत में दे सकते हैं या 8 से 10 टन हम सड़ी गोबर की खाद खेती में डाल सकते हैं, तो उतनी जो हमारे उर्वरक हैं उसकी हम कटौती कर सकते हैं। जो हमारे किसान हैं वो उर्वरक की एक बचत कर सकते हैं उससे खेती में। और दूसरा, यदि हम देशी खादों का समावेश खेती में करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि जल धारण क्षमता अच्छी होती है, तो यदि अगर पानी की व्यवस्था हमारे किसान भाई के पास कम है तो उस स्थिति में भी हमारा जो खेत है वो उसकी जल धारण क्षमता अच्छे होने से आप कम पानी में भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे किसान भाई अक्सर क्या करते हैं कि फसल अवशेष जला देते हैं, उसे ना जला के जो फसल अवशेष हैं उनको सड़ाकर उसकी खाद बना के उसके जो अंदर पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग खेती में वापस, क्योंकि जो भी आजकल जो चलन है खेती का, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, सघन खेती है, हाई यील्डिंग वैरायटी लगा रहे हैं, उच्च उत्पादक वाली वैरायटी लगाते हैं, तो उसमें पोषक तत्वों का दोहन हमारी मिट्टी से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम जब मिट्टी से इतना ज़्यादा पोषक तत्वों का दोहन कर रहे हैं तो हमें वापस भी उनको जो तत्व हैं उनको करना है। तो उसको हमारे किसान भाई, अगर हम रेजिड्यू उपयोग करके, देसी खादों का उपयोग करके जो खर्चा उनका रासायनिक खादों को खरीदने में आता है उसकी बचत कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे चने की खेती है तो उसमें जैसे राइजोबियम जीवाणु से अगर हम उपचार करते हैं बीज का, तो उसमें क्या है कि वो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमारी फसल में ज़्यादा होता है और हमारा जो फसल है चने की उसमें 15 से 20% तक उत्पादन में वृद्धि होती है। तो उसमें भी हमारे जो किसान भाई हैं वो नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे किसान भाई हैं थोड़ी कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं और खेती को टिकाऊ बना सकते हैं। अगर हम समन्वित खेती करते हैं, सभी सामंजस्य बना के चलते हैं, तो जो हमारी खेत है वो टिकाऊ खेती होगी। हमारा जो खेत है बंजर नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, हम आने वाली पीढ़ी को अच्छा और उपजाऊ खेती दे सकते हैं। बिल्कुल। तो टिकाऊ खेती करने के लिए समन्वित पोषक तत्व बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, पोषक तत्वों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हमारी जो फसलों में जिन पोषक तत्वों का हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं वो उर्वरक के तौर पर करते हैं, खादों के तौर पर करते हैं। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक विधियाँ हैं, कुछ शस्य क्रियाएँ ऐसी हैं जो पोषक तत्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं? जी बिल्कुल। अपना जैसे अगर हम गेहूं की बात करते हैं, सपोज हमारे जो किसान भाई हैं गेहूं की बोनी कर चुके हैं, उन्होंने एनपीके खेत में दे दिया है, जैसे मैंने रिकमेंड किया कि वो उनको जिंक सल्फेट भी खेत में दे देना चाहिए। लेकिन तो उसमें खड़ी फसल में भी वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। आजकल EDTA जिंक आता है, उसमें 0.1% का, उसमें हमारे जो किसान भाई हैं 500 ग्राम जिंक सल्फेट लेके और उसको 500 लीटर पानी में घोल के और उसको 35 से 40 दिन की जब हमारी फसल होती है उसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो उसमें जो दाना है उसमें जिंक से भरपूर होगा, गुणवत्ता से भरपूर होगा। उसी प्रकार वो आयरन का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे हमारे जो चीलेटेड जो पोषक तत्व हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। तो हमारे किसान भाई उसका 1% का घोल बना के खड़ी फसल में भी उसका छिड़काव करके और हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता को अच्छा बना सकते हैं। धीरे धीरे किसान भाइयों एक हमारे सामने मजबूरी ये आ रही है कि खेती की जोत जो है छोटी होती जा रही है, क्योंकि पहले जो है किसानों के पास बहुत लंबी चौड़ी खेती किसानी होती थी। आजकल ज़्यादातर जो है छोटी जोत वाले किसान है हमारे पास है। तो चलते चलते आप ये बताएं कि जो छोटी जोत वाले किसान भाई है उनको किस तरह से समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करना है? बिल्कुल, जो छोटी जोत वाले हमारे किसान हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दिन प्रतिदिन जो उर्वरक हैं उनकी डिमांड इतनी हम बढ़ते जा रहे हैं, हम उर्वरकों पे इतना निर्भर हो गए हैं, उनकी कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे जो छोटे जोत वाले किसान भाई हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनमें इतना खर्चा कर पाएँ। तो हमारे जो किसान भाई हैं कि वो क्या करें कि जो कचरा है, जो भी उनके घर में कूड़ा कचरा गोबर ये सब है, उसको इकट्ठा करके वर्मी कंपोस्ट तैयार करें। और वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद है। हमारे जो किसान भाई यदि इसका प्रयोग खेती में करते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में इसके जो वर्म्स हैं, अर्थवर्म, उनके अंडे रहते हैं, जब उनको खेत में लेके जाएंगे तो वो केंचुए बनते हैं। और केंचुए का स्वभाव क्या है कि वो एक बार वो ऊपर ज़मीन में ऊपर आएगा एक होल बनाते हुए, ऊपर से फिर नीचे जाएगा, इस तरह से वो दिन में अनेकों बार ऊपर नीचे जाता है। तो हमारी जो ज़मीन है वो भुरभुरी होती है। तो हमारी जो ज़मीन भुरभुरी होगी उसमें कार्बनिक अंश अच्छा होगा
तो जो हमारे किसान भाई हैं, यदि उसमें अधिक उर्वरक प्रयोग नहीं करके भी वो जैव शक्ति के माध्यम से उसका जो उपयोग क्षमता अपने खेत में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीव शक्ति क्या होती है कि वो हमारे जो भी उर्वरक हम खेती में प्रयोग कर रहे हैं वो उसकी उपलब्धता को, उसकी जो घुलनशील अवस्था को हमारी फसल को प्रदाय करते हैं, जिससे हम कम खर्चे में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर सविता जी, मतलब एक तरह से जो है कम खर्चे में अधिक उत्पादन लेने के लिए हम जैविक खादों का भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन किया जा सकते हैं। आप यहाँ पर आई, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई, आपने जो किसान भाई को विस्तार से बताया कि कैसे समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान। और किसान भाइयों, आज की बातचीत से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यदि हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं तो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी लागत घटेगी और उत्पादन हमें भरपूर मिलेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलने से पहले आप देखें खबरें खेती की। और किसान भाइयों, साथ ही साथ आप हमें प्रतिक्रिया भी पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। हम आपको बता देते हैं हमारा पता आप नोट करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। इस पते पर आप हमें पत्र लिखें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अब हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। कुसुम योजना में 30,000 मेगावाट बिजली बनेगी। मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट का गठन होगा। रबी फसलों की बुआई 42 लाख हेक्टेयर में। गेहूं के पौधे सूखने से बचाएं। औषधि फसल ईसबगोल। और अब खबरें विस्तार से। कुसुम योजना में 30,000 मेगावाट बिजली बनेगी। केंद्र सरकार ने कुसुम योजना को विस्तार देते हुए इससे कुल 30,800 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना पर सरकार की 34,035 करोड़ रुपए की लागत आएगी। योजना के तहत अगले 2 वित्त वर्षों में कुल 35 लाख किसानों को सोलर चालित पंप स्थापित करने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से देश में डीजल चालित सिंचाई पंपों से मुक्ति भी मिलेगी और किसानों को अतिरिक्त धन अर्जित करने का भी मौका मिलेगा। कुसुम योजना के तहत सोलर ऊर्जा से सिंचाई पंप चलाने वाले किसान अपनी अतिरिक्त बिजली वापस राज्यों की वितरण इकाइयों को बेच सकेंगे और अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। वैसे तो ये योजना मार्च 2019 में ही लागू की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के तहत नवीन ऊर्जा मंत्रालय ने इसका विस्तार कर वित्त वर्ष 2022-23 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नवीन ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक पहले चरण में किसानों को 2 मेगावाट तक बिजली बनाने वाले सोलर प्लांट लगाने में मदद की जाएगी। इससे कुल 10,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है और केंद्र सरकार की तरफ से 3,325 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। दूसरे चरण में 20 लाख सोलर चालित पंप लगाए जाएंगे, जिससे 9600 मेगावाट बिजली बनेगी। तीसरे चरण में 15 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट का गठन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया है। इस कैबिनेट में पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और कृषि विभाग को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गो कैबिनेट की प्रथम बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को आगर मालवा में गो अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में क्षेत्र के विकास और किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए एकीकृत समेकित कृषि के महत्व को बताया है। कृषि में खाद्यान्न के उत्पादन और कृषकों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के साथ गोपालन की अहम भूमिका है। कृषि कार्य में संलग्न कृषकों को पशुपालन के लिए काफी समय मिलता है। गोपालन की दिक्कतें दूर होंगी और इससे आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने की दिशा में योजनाओं और कार्यक्रमों को गति मिलेगी। साथ ही गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपायों को अपनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने ही पूर्व में कृषि कैबिनेट का गठन किया था। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। ठीक इसी तरह गो कैबिनेट के गठन से गो सेवकों, पशुपालकों और किसानों को फायदा होगा। रबी फसलों की बुआई 42 लाख हेक्टेयर में।
मध्य प्रदेश में अब तक रबी फसलों की बोनी 42 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 30% है। मध्य प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 107.33 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 136.97 लाख हेक्टेयर में फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 41.99 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बुआई 102 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 19.11 लाख हेक्टेयर में हुई है। चने की बोनी अब तक 19.27 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 12.87 लाख हेक्टेयर में हो गई है। वहीं मटर 1.31 लाख हेक्टेयर में, मसूर 2.85, सरसों 4.85 लाख हेक्टेयर में एवं अलसी 52,000 तथा गन्ने की बुआई 17,000 हेक्टेयर में हुई है। मौसम की अनुकूलता के कारण बुआई गति पकड़ रही है। राज्य में अब तक कुल दलहनी फसलें 17.02 लाख हेक्टेयर में, कुल अनाज फसलें 19.43 लाख हेक्टेयर में एवं कुल तिलहनी फसलें 5.36 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। गेहूं के पौधे सूखने से बचाएं। गेहूं की बोनी के 10 से 15 दिनों के भीतर कतारों में गेहूं की पत्तियां मुरझाई सी नजर आती हैं। उखाड़ने पर पौधे सरलता से उखड़ जाते हैं। जड़ का हिस्सा सफेद की जगह भूरा हो जाता है। सहायक जड़ समाप्त हो जाती है। मुख्य जड़ के साथ गेहूं के बीज का पोचा अवरोध भी भूमि के बाहर सरलता से निकल जाता है। फफूंदी से होने वाली इस बीमारी को फूट रॉट कहा जाता है। हर साल 5 से 7% गेहूं का उत्पादन इसी बीमारी से प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण के लिए साफ सुथरा बीज लें। उसे कवकनाशी 3 ग्राम थायरम से प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद एजिटोबैक्टर तथा पीएसबी से उपचार करें। इससे गेहूं में होने वाले कई रोगों से मुक्ति मिलेगी। फफूंद जनित रोग नहीं लगेंगे, साथ ही उत्पादन बढ़ेगा और गेहूं की गुणवत्ता अच्छी होगी। औषधीय फसल ईसबगोल। औषधीय फसल ईसबगोल मध्य प्रदेश के मालवा में की जाती है। इसकी बोनी 20 नवंबर तक की जा सकती है। इसके लिए खेत से जल निकासी वाली दोमट भूमि की जरूरत होती है। इसमें ध्यान रखने की जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि इसका बीज बारीक और हल्का होता है, इसलिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से करने की जरूरत होती है। ईसबगोल लगाने वाले किसान भाई चाहें तो GI2 किस्म लगा सकते हैं। इसे सर्वोत्तम किस्म माना जाता है। अन्य किस्मों में GI4, HI5 का भी चयन किया जा सकता है। नगद मुनाफा देने वाली ईसबगोल की खेती कई तरह से किसानों को फायदा पहुंचाती है। इसकी खेती के लिए वैज्ञानिकों के मुताबिक बीज को गोबर खाद में मिलाकर बोनी करने से पौध संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन फसल बहुत ज्यादा घनी नहीं होती है। इस फसल के लिए उर्वरकों की भी जरूरत होती है, जिसमें 125 किलोग्राम यूरिया तथा 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होता है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। रबी के लिए पर्याप्त आदान की व्यवस्था करें। खरीफ फसलों की कटाई के बाद उचित भंडारण की व्यवस्था करें। पशुओं को समय समय पर टीकाकरण कराएं। वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार बीज किस्मों का चयन करें। गन्ना फसल में निदाई गुड़ाई करें। सरसों की बोनी के लिए प्रमाणित बीजों का बीजोपचार कर प्रयोग करें। और खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।